हेलो डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस ऑनलाइन क्लास में मैं नरेंद्र कुमार आप सभी का ऑनलाइन सक्सेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम कक्षा 10 विषय गणित के अध्याय 6 त्रिभुज ट्रायंगल के 2013 से लेकर 2024 तक जितने भी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उन सब का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन रहेगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम ले रहे हैं पेपर 2024 का। तो इसका पहला प्रश्न है हमारे सामने, यदि किसी त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर है पी आर का स्क्वायर, तो कौन सा कोण समकोण होगा, ये आपसे पूछा गया। बहुत आसान प्रश्न है। समकोण होगा तो ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा। तो मैं त्रिभुज से आपको समझा देता हूँ। जैसे मान ली ये त्रिभुज है, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर है पी आर का स्क्वायर, और ये लगता है पाइथागोरस प्रमेय में। तो ये इसका मतलब ये पी आर सबसे बड़ी भुजा होगी। पी आर का जो स्क्वायर है वो बाकी वाली दो भुजाओं के वर्गों के बराबर है। इसके अंदर आप देखेंगे ना, तो क्यू पॉइंट क्या है, दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्यू आएगा। इसका मतलब क्यू जो है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो आसान सा प्रश्न था ये, इसका आंसर है बी। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या जो दूसरा है। प्रश्न पूछा गया है, निम्न आकृति में यदि डी ई समांतर है बी सी के तो ई सी का मान ज्ञात कीजिए। ये एक चित्र बना हुआ है आपके सामने। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर लगता है थेल्स प्रमेय, या इसको कहते हैं आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। तो ये क्या होता है मैं आपको पहले बता देता हूँ। जैसे ये एक त्रिभुज है जिसका नाम लिया मैंने ए बी सी, ठीक है। अब इसमें क्या करता है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, तो 3 भुजाओं में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा बना देते हैं। जैसे मैं BC के समांतर एक रेखा बना रहा हूँ, ये मैंने एक रेखा बना दी DE, और ये DE जो है BC के क्या है, समांतर है। तो किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो AB और AC को समान अनुपात में विभाजित कौन कर रही है, DE कर रही है। तो इसका मतलब है AD/DB, AD/DB जो होगा वो बराबर होगा AE/EC के। ये है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, जिसको थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। तो इस प्रश्न के अंदर भी यही कंडीशन है, DE जो है, ये DE जो है ये BC के क्या है, समांतर है। तो अन्य दो भुजाओं को ये समान अनुपात में विभाजित करेगी, मतलब AD/DB बराबर होगा AE/EC के। तो इसके अंदर हम मान रख देते हैं। तो AD का मान हमारे पास है 1.5, DB का मान है 3, AE का मान है 1, EC हमें ज्ञात करनी है। बहुत आसान है, वज्र गुणा कर देते हैं। 1.5 गुणा EC बराबर 3 गुणा 1 3, EC बराबर 3 और 1.5 आ जाएगा बटे में। अब जब हम नीचे वाली संख्या का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या लगेगा, 0 लगेगा। तो इसका मतलब ऊपर हो गया 30 और नीचे हो गया 15। 30 में 15 का भाग देंगे तो 2 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी का मान कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। तो ऐसे प्रश्न लगभग हर बार पूछे गए, तो आप इसका अच्छे से अभ्यास करें। अगला प्रश्न लेते हैं। ये चैप्टर जो है 4 नंबर का है, एक एक नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और 1 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। निम्न आकृति में DE जो है वो BC के समांतर है। ये DE जो दिख रही है आपको चित्र में, ये DE किसके समांतर है, BC के। आगे दिया गया AD जो है वो x है, DB जो है x-2 है, AE x+2 है, EC बराबर x-1 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये भी उसी प्रकार का प्रश्न है। तो इसमें x का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे DE BC के समांतर है, तो ये अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। जो अभी हमने फॉर्मूला लगाया था वही लगाना आपको। तो यहाँ आप इसको हल करेंगे तो लिखेंगे DE जो है वो समांतर है किसके, BC के, इसलिए AD/DB बराबर होगा AE/EC से। ये क्यों होगा, तो ब्रैकेट में लिखना आपको, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से, या शॉर्ट में लिख सकते हो, इसका दूसरा नाम है थेल्स प्रमेय से भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अब इसके अंदर अपन मान रख देते हैं। देखिए AD का मान हमारे पास है x, DB का मान दिया हुआ है x-2 बराबर AE का मान है x+2 और EC का मान जो है वो है x-1। अब हम करेंगे वज्र गुणा। x का गुणा होगा x-1 से बराबर x+2 का गुणा होगा x-2 से।
तो जब x का x से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, बीच में माइनस है, x का 1 से गुणा करेंगे x आएगा। और यहाँ आप डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हो या इसमें सरसमी का भी लगा सकते हो। यहाँ सरसमी का लग रही a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4। अब दोनों तरफ एक्स स्क्वायर समान निशान किया तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, पीछे बचा माइनस का एक्स और माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एक्स बराबर कितना आ गया 4। ये इस प्रश्न का आ गया आंसर। सेंटीमीटर में नहीं दिया हुआ है, तो ये एक्स बराबर 4 इसका क्या आ गया आंसर आ गया। तो बहुत आसान प्रश्न पूछे गए थे इसमें पिछले साल, और इस बार भी ये 4 नंबर का चैप्टर है। तो अब हम लेते हैं 2023 का पेपर। इसका जो पहला प्रश्न है वो है समरूप आकृतियों को परिभाषित कीजिए, डिफाइन सिमिलर फिगर्स। आपको समरूप आकृति की परिभाषा बतानी थी, तो परिभाषा भी पूछी जा सकती है, तो परिभाषा आप ध्यान में रखें। तो समरूप आकृतियाँ क्या होती है उसकी परिभाषा देखते हैं। यदि दो ज्यामितीय वस्तुओं का आकार या स्वरूप समान हो, यदि दो आकृति है ज्यामितीय आकृति, उनका स्वरूप क्या हो, समान हो, दिखने में एक जैसे हो, माप समान होना जरूरी नहीं, माप अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, उन्हें समरूप या सिमिलर कहा जाता है। जैसे जितने भी वर्ग है वो सभी समरूप होते हैं, वर्त भी समरूप होते हैं, ठीक है, जितने भी वर्त है वो सब, और सभी संभव त्रिभुज भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये समरूप आकृतियों के क्या है, उदाहरण है। तो समरूप आकृति की आप परिभाषा ध्यान में रखें। अब हम लेते हैं अगला प्रश्न। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ये अभी पर जो प्रश्न है इस बार हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे एक्सरसाइज 6.3 है और इसके बाद में 6.4 भी थी, वो इस बार सिलेबस में नहीं। 6.1, 6.2 और 6.3 तक ही है, 6.4 का ये प्रश्न है। फिर भी आसान प्रश्न है, तो आप समझ सकते हो या इसको स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस में ये हमारे नहीं है। तो प्रश्न वापस पढ़ते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल अगर बराबर है तो वे त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो इसका सॉल्यूशन लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं दो त्रिभुज है ये। सबसे पहले इसमें अपन लिखेंगे गिवन, क्योंकि सिद्ध वाले सवाल में आपको सबसे पहले गिवन लिखना होता है, मतलब दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है। दिया हुआ में लिखेंगे अपन, इन त्रिभुजों को अपन नाम दे देते हैं। मान लीजिए ये त्रिभुज है ए बी और ये सी, और इस त्रिभुज को मान लेते हैं डी ई और एफ। तो गिवन में हम लिखेंगे दो त्रिभुज है, समरूप है ना, पहले तो ये लिखेंगे समरूप है दोनों त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, ठीक है, डी ई एफ। इसके बाद में हमें दिया गया इनके क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो यहाँ हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर है एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। ये हमें प्रश्न में दिया गया है। उसके बाद में हमें सिद्ध करना है, टू प्रूव, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें करना है दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। तो हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम लाना है। तो ए बी सी जो है सर्वांग सम करना है किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। अब हम लेते हैं इसकी उपपत्ति, मतलब सिद्ध करना शुरू करते हैं। इसके लिए आपको एक लाइन याद रखनी है। यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं ना, उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये लाइन हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लाइन लिखेंगे, हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ये आपको लाइन ध्यान में रखनी है, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, अनुपात का मतलब बटे में एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो ए बी सी त्रिभुज की ए बी स्क्वायर लेते हैं तो उसकी आएगी डी ई स्क्वायर,
और अगर ए बी सी की बी सी लेते हैं तो उसकी आएगी ई एफ, और इनके वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। और अगर ए बी सी की ए सी लेते हैं तो उसकी आएगी डी एफ। ये इसका मतलब है। त्रिभुज की दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अभी देखिए, हमें जो प्रश्न में दिया हुआ था वो मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ। चूँकि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज डी ई एफ के क्षेत्रफल के क्या था, बराबर था। अगर मैं इसमें दोनों तरफ डी ई एफ, एरिया ऑफ डी ई एफ का भाग दे दूँ, या फिर इसको उधर लेके आ जाऊँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे में अगर मैं लेके आ जाऊँ त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। अब यहाँ मान ये रख देते हैं पर समीकरण 1 से, तो त्रिभुज ए बी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल का मान कितना हो गया, 1 हो गया। बराबर में ए बी का स्क्वायर डी ई का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर बटा ई एफ का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर बटे में डी एफ का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इनको सबको एक एक के बराबर रख देते हैं अलग अलग, क्योंकि सभी आपस में बराबर है। तो ए बी का स्क्वायर बटे में डी ई का स्क्वायर, इसको हम रखेंगे एक के बराबर, तो वज्र गुणा करेंगे तो ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा डी ई का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे मतलब वर्गमूल करेंगे तो ए बी बराबर आ गया डी ई के। और बाकी वालों को भी हम रख देते हैं यहाँ पे बराबर में। जैसे हम रखते हैं बी सी स्क्वायर बटा ई एफ का स्क्वायर, इसको भी हम 1 के बराबर रखेंगे, तो बी सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा ई एफ का स्क्वायर। तो बी सी बराबर किसके आया, ई एफ के। और ए सी स्क्वायर बटा डी एफ स्क्वायर, इसको भी हम 1 के बराबर रखेंगे, तो ए सी का स्क्वायर बराबर डी एफ का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो ए सी बराबर क्या आ गया, डी एफ। अब हमें दोनों त्रिभुजों को क्या करना था, सर्वांग सम करना था। तो अब हम लेते हैं त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में। तो अभी हमने देखा है ए बी सी की जो भुजा ए बी है वो किसके बराबर आई थी, डी ई के बराबर आई थी। और बी सी किसके बराबर आई थी, ई एफ के बराबर आई थी। इसी प्रकार से ए सी किसके बराबर आई थी, डी एफ के। तो ट्रिपल एस नियम, भुजा 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 सर्वांग समता नियम से, भुजा 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 सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांग सम। ये हमें सिद्ध करना था। त्रिभुज ए बी सी जो है वो सर्वांग सम हो गया किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। ये था अपना प्रश्न जो 2023 में पूछा गया। अभी हमारे ये सिलेबस में नहीं है तो आप इतना ज़्यादा तनाव नहीं ले, एक बार इसको देख के जाए, क्या पता पूछ ले तो। पर है आसान प्रश्न, बस एक ही लाइन ध्यान रखनी है ना कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। और हमें ये दिया गया था दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर, उससे हमने इसको क्या लाया, 1 के बराबर लेके आ गए। तो दोनों भुजा आपस में क्या हुई, बराबर हुई। अब हम बढ़ते आगे 2021 का पेपर लेते हैं। इसका जो पहला प्रश्न पूछा गया है वो भी इसी प्रकार का जो हमने पहले प्रश्न किए। ए ई जो है वो बी सी के क्या है, समांतर है, मतलब ये ए ई जो है वो बी सी के समांतर है। तो अगर ए ई बी सी के समांतर है, सॉरी ए ई नहीं डी ई अगर बी सी के समांतर है तो थेल्स प्रमेय से ये बाकी वाली दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। मतलब जो ए डी अपॉन डी बी जो होगा वो बराबर होगा ए ई बटा ई सी के। तो ए डी का मान रख देते हैं 2 दिया हुआ है, डी बी का मान दिया हुआ है, डी बी या बी डी एक ही बात है, 3 दिया हुआ है, ए 4 दिया हुआ है, और ई सी हमें याद करना है। बस गुणा कर देते हैं, 2 गुणा ई सी बराबर हो जाएगा 3 × 4 12। तो ई सी बराबर हो जाएगा 12/2। ई सी बराबर 12 में 2 का भाग जाएगा 6 बार, तो आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर। बी इसका राइट आंसर है। अब हम लेते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो ये है, प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि यदि दो त्रिभुजों में कोई दो संगत भुजाएं परस्पर समानुपाती हो और उनके मध्य के कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए इसको जो अपन कहते हैं वो कहते हैं SAS, भुजा कोण भुजा समरूपता नियम कहते हैं इसको। तो इस नियम को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, समरूपता नियम या समरूपता गुणधर्म कहते हैं इसको। तो इसको अपन लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसने बोला दो त्रिभुजों में कोई दो संगत भुजा परस्पर समानुपाती हो। दो त्रिभुज ले लेते हैं अपन, एक त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी, दूसरा त्रिभुज ले लिया मैंने डी ई और एफ। ये दो त्रिभुज मैंने यहाँ पे ले लिए, ठीक है। और इसमें ना उनके मध्य कोण क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ पे दो भुजाएं परस्पर समानुपाती हो, तो मैं मान लेता हूँ ए बी और डी समानुपाती है,
ए सी और डी एफ की क्या है, समानुपाती है। ठीक है, और इनके मध्य जो कोण ए है और इसके मध्य तो कोण डी है वो क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं दिया हुआ है, दिया हुआ है, दिया हुआ में हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि जो ए बी बट्टा डी ई है वो बराबर है ए सी बट्टा डी एफ के। यहाँ बोला गया है दो भुजाएं परस्पर क्या है, समानुपाती है। तो हमने दो भुजा ले ली और इनके बीच में कोण क्या है, बराबर है। तो कोण ए किसके बराबर है, कोण डी के। ये हमें प्रश्न में दिया गया है। उसके बाद में सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, सिद्ध करना है। ये हमारे सिलेबस में है तो इसको आप अच्छे से देख लें। तो हमें समरूप करना है, त्रिभुज ए बी सी को समरूप करना है त्रिभुज डी ई एफ के। इसके लिए हमें रचना करनी पड़ेगी जो हमें आपको याद रखनी है ना, रचना आपको याद रखनी पड़ेगी, करना क्या है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डी ई पर एक बिंदु लेते हैं अपन पी और डी एफ पर एक बिंदु लेते हैं क्यू और दोनों को अपन मिला देते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे भुजा डी ई व डी एफ पर क्रमशः बिंदु पी व क्यू इस प्रकार लेते हैं कि, इस प्रकार आपको लेना है कि जो डी पी है वो किसके बराबर हो जाए, ए बी के, व डी क्यू जो है वो किसके बराबर हो जाए, ए सी के। ठीक है, तथा पी को क्यू से मिलाते हैं, पी को क्यू से मिलाते हैं या मिलाया। ये आपको रचना ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम लेते हैं इसका प्रूफ, उपपत्ति। तो ये रचना आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए हम दो त्रिभुज ले रहे हैं, एक त्रिभुज ले रहे हैं ए बी सी और एक ले रहे हैं डी पी क्यू। तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी पी क्यू में इसमें क्या क्या बराबर है वो हम लेते हैं। सबसे पहले ए बी सी की जो ए बी भुजा है वो किसके बराबर है, डी पी के। ये कहाँ से आया, रचना से। रचना में हमने इसी प्रकार रचना की है। इसके अलावा इसका जो कोण ए है वो कोण डी के बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ये तो हमने लिखा रचना से, और कोण ए डी के बराबर है ये हमें दिया हुआ है। और ए बी सी की जो भुजा ए सी है वो डी पी क्यू की भुजा डी क्यू के बराबर है। ये कहाँ से लाए, तो ये भी कहाँ से लाए, रचना से लाए हमने। तो आप देख रहे होंगे इन दोनों में जो दोनों त्रिभुजों में जो नियम लग रहा है वो लग रहा है एस ए एस, भुजा कोण भुजा, एस ए एस सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता से। त्रिभुज जो ए बी सी है वो सर्वांग सम हो गया त्रिभुज डी पी क्यू के। और हम जानते हैं कि जितने भी सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं या जो भी सर्वांग सम आकृतियाँ होती है वो सभी समरूप होती है। तो हम लिख सकते हैं ए बी सी जो होगा वो समरूप होगा किसके, डी पी क्यू के। इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं, आगे काम आएगा। अब वापस हम लेते हैं जो हमें दिया हुआ है। हमें दिया हुआ था ए बी और डी ई का जो अनुपात है वो बराबर है ए सी और डी एफ के अनुपात के बराबर है। अभी हमने रचना में यहाँ देखा था कि जो ए बी है वो किसके बराबर है, डी पी के बराबर है, और डी क्यू किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। तो यहाँ ए बी की जगह हम लिखेंगे डी पी बटा डी ई बराबर है ए सी की जगह हम लिखेंगे डी क्यू, और ये बराबर अपॉन में है डी एफ। तो आप इस त्रिभुज में देख रहे होंगे डी पी का अनुपात डी ई से और डी क्यू का अनुपात डी एफ से बराबर है। तो इसका मतलब है जो पी क्यू है वो समांतर है किसके, ई एफ के। और ये क्यों हुआ, ये है अपने जो थेल्स प्रमेय है ना उसका विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या होता है कि अगर त्रिभुज में दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो, दो भुजाओं के अनुपात बराबर हो तो बाकी जो तीसरी भुजा है ना वो एक दूसरी भुजा के समांतर होती है, थेल्स प्रमेय के विलोम से। ये आपको अच्छे से चीज़ें आनी चाहिए, विलोम वगैरह। चलिए अब हम वापस देखते हैं त्रिभुज। ये जो भुजा अभी आई है पी क्यू किसके समांतर आई है, ई एफ के।
तो ये जो कोण है अभी मैं बना रहा हूँ ब्लू कलर से या लाल कलर से बना देते हैं। ये जो कोण है डी पी क्यू, ये कोण ई के बराबर होगा, संगत कोण है। इसी प्रकार कोण क्यू जो है वो डी क्यू पी, ये बराबर होगा एफ के, संगत कोण। तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज, दोनों त्रिभुज ले लेते हैं वापस। त्रिभुज डी पी क्यू व त्रिभुज डी ई एफ में। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कोण डी पी क्यू जो है वो बराबर है कोण ई के, और कोण डी क्यू पी जो है वो बराबर है कोण एफ के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये संगत कोण है। संगत कोण कैसे आए? क्योंकि ये पी क्यू जो है वो समांतर किसके आई है? ई एफ के। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट है। अब इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर आ गए हैं, इसका मतलब ये कोण कोण नियम से जो है सर्वांग सम हो गए। तो ए समरूपता से, ए समरूपता नियम से, समरूपता नियम से जो त्रिभुज है डी पी क्यू किसके समरूप आया? त्रिभुज डी ई एफ के। इसको समीकरण बना देते हैं 2। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो आप देख रहे होंगे समीकरण 1 में जो है वो डी पी क्यू किसके समांतर समरूप आया था? डी पी क्यू जो है समरूप है ए बी सी के। और समीकरण 2 में डी पी क्यू किसके समरूप है? डी ई एफ के। तो डी पी क्यू दोनों के समरूप है, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज भी आपस में समरूप हो जाएंगे। तो ए बी सी किसके समरूप हो जाएगा? डी ई एफ के। यही हमें सिद्ध करना था कि जो ए बी सी है वो किसके समरूप है? डी ई एफ के। ये था जो प्रश्न। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है क्योंकि ये हमने एक गुणधर्म को सिद्ध किया है, एस ए एस समरूपता नियम है। तो इसको अच्छे से याद रखें आप, समरूपता नियम को। अब हम लेते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो है, सिद्ध कीजिए कि दो समान कोणिक त्रिभुज, मतलब जिनके कोण समान है, दो त्रिभुज है जिनके आपस में संगत कोण क्या है? बराबर है। और हमें सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। इसको हम कहते हैं ए समरूपता नियम। ये सब नियम है, तो ये प्रश्न में पूछे गए हैं अपन को, तो हमें ये अच्छे से सिद्ध करने आने चाहिए। तो शुरू करते हैं इसको। त्रिभुज लेते हैं 2 जो कि हमें दिए हुए हैं। तो सबसे पहले ये त्रिभुज मान लेते हैं ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज मान लेते हैं डी ई एफ। अब ये प्रश्न में दिया हुआ है दोनों त्रिभुज के समान कोणिक के। समान कोणिक का मतलब है इनके संगत जो कोण है वो बराबर है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया हुआ है, दिया हुआ है। यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में जो कोण ए है वो कोण डी के बराबर है, बी जो है वो कोण ई के बराबर है, और कोण जो सी है वो कोण एफ के बराबर है, क्योंकि दोनों त्रिभुज समान कोणिक है। समान कोणिक का मतलब इनके संगत कोण बराबर है। अब हमें करना है सिद्ध, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि ये दोनों त्रिभुज क्या समरूप है? त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। इसके लिए हमें रचना करनी पड़ेगी। रचना वही जो हमने पिछले प्रश्न में की थी, उसी प्रकार से हमें रचना करनी है। तो रचना में हम क्या लिखेंगे कि भुजा डी ई व डी एफ पर क्रमशः पी और क्यू इस प्रकार लेते हैं। जो मैंने इसके ऊपर लिया पी और इसके ऊपर लिया क्यू। डी पर ई पर पी लिया है और डी एफ पर क्यू लिया है। और इस प्रकार लिया है कि जो डी पी है ना वो ए बी के क्या हो जाए? बराबर, और जो ए सी है वो डी क्यू के बराबर हो जाए। फिर पी को क्यू से हमने मिला दिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रश्न को हम करते हैं सिद्ध। तो यहाँ लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में हम वही जो पिछले क्वेश्चन में किया था वही हम करते हैं। वापस 2 त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज एक लेते हैं हम ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज लेते हैं हम डी पी क्यू। 2 त्रिभुज लेते हैं, दोनों त्रिभुजों में देखिए क्या क्या बराबर है। सबसे पहले जो इस त्रिभुज की ए बी है वो उस त्रिभुज की डी पी के बराबर है, और ये हमने कहाँ से लिखा? ये हमने लिखा रचना से। दूसरा जो पॉइंट है वो है कोण ए जो है इस त्रिभुज का उस कोण के डी के बराबर है। ये हमने कहाँ से लिखा? ये हमें दिया हुआ है। अगला जो बिंदु है वो है इस त्रिभुज की जो ए सी है और वो उस त्रिभुज की डी क्यू के बराबर है। ये भी कहाँ से आया? ये रचना से आया हमारे पास में। तो यहाँ आप ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ नियम लग रहा है एस ए एस, भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता नियम से।
भुजा भुजा सर्वांग समता नियम से। तो त्रिभुज जो ए बी सी है वो सर्वांग सम आ गया त्रिभुज डी पी क्यू के। अब अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम आ गए हैं इसका मतलब इनके संगत कोण बराबर होंगे। तो ए बी सी का जो कोण बी है, यहाँ मैं निशान लगा रहा हूँ, ए बी सी का जो कोण बी है वो डी पी क्यू के कोण पी के बराबर होगा। तो संगत कोण बराबर होंगे तो कोण बी किसके बराबर आएगा, कोण पी के। कहाँ से आया भाई, सी पी सी टी। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत जो कोण है और भुजाएं बराबर होती है। परंतु आपको दिया हुआ था कोण बी किसके बराबर था, तो आपको जो दिया हुआ था वो था कोण बी किसके बराबर था, कोण ई के बराबर था। ये प्रश्न में दिया हुआ था कोण बी ई के बराबर है। अब बी पी के बराबर है, बी ई के बराबर है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कोण जो पी है वो कोण ई के बराबर है। अब इसका यूज करते हैं हम। इसका यूज कैसे करेंगे वो ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ हम लिख रहे हैं जो पी क्यू और ई एफ दो सरल रेखाएं हैं, दो सरल रेखाएं हैं, तथा जो डी ई है वो एक तिर्यक रेखा है। डी ई लिखो या पी ई लिखो एक ही बात है, तिर्यक रेखा है। और जो कोण पी है वो कोण ई के क्या आया है, बराबर आया है। और ये हमें दिख रहे हैं संगत कोण। जब दो रेखाएं हैं उसको एक रेखा काटे तो ये संगत कोण की स्थिति में बन रहे हैं। कौन से कोण, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, ये कोण पी और ये कोण ई, ये कोण पी और कोण ई, तो ये इसके क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे इसलिए जो पी क्यू है भुजा वो ई एफ के क्या आ गई, समांतर आ गई। अब हम लेंगे त्रिभुज डी ई एफ में, डी ई एफ में जो पी क्यू है वो किसके समांतर आई है, ई एफ के। अगर पी क्यू ई एफ के समांतर है तो शेष दो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो डी पी बटा पी ई बराबर होगा डी क्यू बटा क्यू एफ के। डी क्यू और बटे में क्या आएगा, क्यू एफ आएगा। तो ये कहाँ से आया, ये आया थेल्सपर में से। थेल्सपर में क्या कहता है, यदि एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा जो है अन्य शेष भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये आपस में आगे बराबर। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो अब हम दोनों को कर देते हैं व्युत्क्रम। तो डी पी अपॉन पी है, इसका दोनों का मैं व्युत्क्रम ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा पी ई बटा डी पी। इसको भी व्युत्क्रम करेंगे तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा क्यू एफ बटा डी क्यू। अब हम इसमें क्या करते हैं, दोनों पक्षों में एक जोड़ते हैं। ये चीज़ें थोड़ी बहुत याद रखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि सिद्ध वाले सवाल थोड़े बहुत अलग होते हैं। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो जोड़ने पर एक जोड़ देते हैं दोनों पक्षों में। एक जोड़ेंगे तो पी ई बटा डी पी प्लस 1 बराबर में क्यू एफ बटे में डी क्यू प्लस का 1। अब हम लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा डी पी, तो पी ई प्लस डी पी का एक से गुणा हो जाएगा डी पी। इधर आएगा एलसीएम डी क्यू, तो क्यू एफ प्लस हो जाएगा ये हो जाएगा डी क्यू। अब आप चित्र में ध्यान से समझेंगे ना तो आपको चित्र में दिख रहा होगा कि जो पी ई है और डी पी है ये मिलके बन रहा है डी ई। यहाँ मैं लिख सकता हूँ डी ई बटे में है डी पी, बराबर में लिखेंगे अपन क्यू एफ और डी क्यू, ये मिलके बन रहा है डी एफ, और बटे में हमारे पास में है डी क्यू। अब इन दोनों का वापस रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो ऊपर आएगा डी पी, नीचे आ जाएगा डी ई, और बराबर में डी एफ नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा डी क्यू, और डी एफ आ जाएगा नीचे। अब हम देखते हैं रचना से। तो डी पी किसके बराबर है, ए बी के, और डी क्यू किसके बराबर है, ए सी के। तो हम डी पी की जगह जो है ए बी लिख सकते हैं, ए बी बटा डी ई, और इसी प्रकार से हम डी क्यू की जगह ए सी लिख सकते हैं, ए सी बटा डी एफ। ये समीकरण मान लेते हैं एक। जैसे हमने ये लिखा है इसी प्रकार से हम ये जो ए बी बटा डी ई आया है ये दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात आया है। तो इसी प्रकार से आप जो है ये भी सिद्ध कर सकते हैं। ये सिद्ध करना नहीं है, ऐसे लिखना है, ए बी बटा डी ई जो होगा वो बराबर होगा बी सी बटा ई एफ के।
बी सी बटा किसके बराबर होगा, ई एफ के। जैसे ये हमने ऊपर वाला किया वैसे के वैसे ये भी आ जाएगा। अब हम समीकरण 1 व 2 से लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से, तो ए बी बटा डी बराबर ए सी बटा डी एफ के, ए बी बटा डी एफ ए सी बटा डी एफ के बराबर, और ए बी बटा डी जो है बी सी बटा ई एफ के भी बराबर है, तो ये सब आपस में भी बराबर हो जाएंगे। तो ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ और बराबर ए सी बटा सी सॉरी ई एफ, ए सी बटा ई एफ नहीं आएगा, सॉरी डी एफ आएगा ना, ए सी बटा डी एफ। तो आप देख रहे होंगे ये दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में जो है इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आ गया बराबर, ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा ई एफ और बराबर आ गया ए सी बटा डी एफ के। इसलिए त्रिभुज जो ए बी सी है वो समरूप हो गया त्रिभुज डी ई एफ के। तो ये इस प्रश्न को पूरा करने का तरीका है। थोड़े से आप इनको हार्ड मान सकते हो पर इतने भी हार्ड नहीं है, आपको इसका अभ्यास करना है, क्योंकि ये क्या है, थ्योरम है पूरे। क्योंकि इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं ट्रिपल ए, मतलब कौन 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 समरूपता नियम। तो इसके लिए आपको चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्या क्या स्टेप इसके अंदर हम कर रहे हैं। तो इसको हमने सिद्ध कैसे किया है, इसमें आपस में भुजाएं क्या लाई है, हमने समानुपाती लाई है। और अगर दो त्रिभुजों की संगत भुजा समानुपाती हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या, नेक्स्ट है जो भी है, त्रिज्या 8, ये तुम्हारे है नहीं, ये नीचे वाला क्वेश्चन है। और में दी गई आकृति में ओ ए डॉट, डॉट का मतलब गुणा है, ओ ए डॉट ओ बी बराबर है ओ सी डॉट ओ डी के। तो सिद्ध कीजिए कि कौन ए सी के बराबर है और कौन बी डी के बराबर है। काफ़ी आसान प्रश्न है ये तो देखिए हमें सिद्ध क्या करना चाहिए, कौन ए है वो कौन सी के क्या है, बराबर है, और जो कौन बी है, कौन जो बी है वो किसके बराबर है, कौन डी के। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों जो त्रिभुज है वो इनको हम समरूप करेंगे, और समरूप करते इनके संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमें सिद्ध करना है या दिया हुआ वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया हुआ है। ये काफ़ी आसान प्रश्न है, और ऐसे ऐसे प्रश्न है ना आगे आपको एग्जाम में 2-3 बार दिखेंगे आपको। इस प्रश्न को आप अच्छे से ध्यान से समझ लेना, इस बार भी वापस पूछा जा सकता है। तो आपको दिया हुआ है ओ ए गुणा ओ बी बराबर है ओ सी गुणा ओ डी, ठीक है। और हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कौन जो ए है वो कौन सी के बराबर है, और जो कौन डी है वो कौन बी के बराबर है। अब हम लेते हैं उपपत्ति। तो सबसे पहले हम इसमें जो दिया हुआ वो लेते हैं, ओ ए गुणा ओ बी बराबर है ओ सी गुणा ओ डी। तो देखिए हम इसके अंदर ये दो त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज तो हम लेंगे, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, एक त्रिभुज लेंगे हम ओ ए डी, ठीक है, ओ ए डी। और दूसरा जो त्रिभुज लेंगे हम वो लेंगे ओ सी बी। एक हम ये वाला त्रिभुज लेंगे और एक ये हम ये वाला त्रिभुज लेंगे। दोनों त्रिभुजों को हम क्या करेंगे, सर्वांग सम करेंगे, ठीक है। तो इसकी जो भुजा ओ ए है वो ओ बी के क्या करेंगे, अपन समान अनुपात में करेंगे, और इस त्रिभुज की जो ओ डी है वो इसके क्या करेंगे, समान अनुपात में करेंगे। और ये कोण जो है ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, जो अभी मैं निशान लगा रहा हूँ। तो इसको हम क्या करते हैं, ओ ए को यहीं रखते हैं, बटे में लेके आ जाते हैं ओ सी को, और उधर ओ डी है और बटे में क्या भेज देते हैं, ओ बी को, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम इसको कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने भी गड़बड़ है, यहाँ वापस बता देता हूँ मैं। जो हमें करना क्या बोल लेते हैं, देखिए इसकी जो ओ ए है इस त्रिभुज की, इसकी कौन सी अपन लेंगे, इसकी लेंगे ओ सी, है ना। और इसी प्रकार से इस त्रिभुज की हम ओ डी लेंगे तो इसकी कौन सी आएगी, ओ बी आएगी, और ये आपस में कौन क्या हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कौन हो जाएंगे। तो अब हम दोनों त्रिभुज लेते हैं। तो त्रिभुज एक हम ले रहे हैं, त्रिभुज ओ ए ओ डी ले लेते हैं, नाम ऐसे दे देते हैं, ए ओ डी व त्रिभुज सी ओ बी में, ठीक है। इसमें देखिए एक तो हमने अभी लाया ऊपर ओ ए बटा ओ सी बराबर है ओ डी बटा ओ बी, ठीक है। और इसके अलावा जो कोण ए ओ डी है वो बराबर है कोण, हाँ, सी ओ बी के, सी ओ बी के। और ये कोण बराबर क्यों है, क्योंकि ये कोण है शीर्षाभिमुख कोण,
शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पे जो समरूपता का नियम लगा है वो लगा है SAS समरूपता नियम। दो भुजाओं का समान अनुपात है और उनके बीच में कोण क्या है, बराबर है। तो यहाँ हम लिखेंगे SAS समरूपता नियम से, समरूपता नियम से। तो त्रिभुज जो त्रिभुज AOD जो है वो समरूप हो गया त्रिभुज CO, यहाँ मैंने D लिख दिया, यहाँ COD नहीं आएगा, B आएगा ना, तो यहाँ आएगा B, COB। दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। अब समरूप हो गए तो इनके संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसलिए जो AOD का जो कोण A है वो बराबर हो जाएगा कोण C के बराबर, तथा जो AOD का जो कोण D है वो उसके कोण B के बराबर हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था। तो काफ़ी आसान प्रश्न था ये, इसको आप अच्छे से देख लें क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आगे प्रश्न भी आएंगे। यहाँ हमारे सबसे काम की चीज़ है ये वाली, इसको हमें ये लिखना आना चाहिए, दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन पेपर लेते हैं 2019 का। 2019 का जो पेपर है उसके अंदर प्रश्न लिखा हुआ है, प्रश्न है यदि त्रिभुज ABC जो है समरूप है त्रिभुज DEF के। ये हमारा अभी सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप ध्यान रखें। तो ये दो त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है DEF, और ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। AB का मान दिया हुआ है 1.6 सेंटीमीटर और DE का जो मान है वो है 2.4 सेंटीमीटर। हमें पूछा इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो काफ़ी आसान प्रश्न है ये। तो AB दिया हुआ है, DE दिया हुआ है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो इसके अंदर एक लाइन आपको ध्यान में रखनी है। हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो हमें ज्ञात करना है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। अब AB का मान 1.6 है, 1.6 का स्क्वायर बटा 2.4 का स्क्वायर। तो इसका वर्ग करेंगे तो 16 का वर्ग होता है 256, 2 अंक के बाद पूर्ण लगेगा, और इसका 24 का वर्ग होता है 576। तो यहाँ पॉइंट हटा सकते हैं, सेम अंक के बाद है 256 बटा 576। अनुपात निकालना है तो इसको अपन को काटना पड़ेगा। तो 2 के पारे से काटते हैं, ये आएगा 128। इसको 2 के पारे से काटेंगे तो 2 का भाग 2 बार, फिर 8 बार और फिर 8 बार। तो 8 दूनी 16, 28 दूनी 56 और 1 57। ठीक है, और काटते हैं इसको काटेंगे तो 64 बार, और इसको काटेंगे तो 2 और 4 4, और 2 के पारे से कट रहा है, ये कटेगा 32 बार और ये कटेगा 72 बार, और काटते हैं 16 और ये 36, और काटेंगे 8 और 18, और काटेंगे तो 4 और 9। तो इस प्रकार से ये इसका जो अनुपात आया है क्षेत्रफलों का अनुपात, वो आंसर कितना है, 4:9 है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें, अच्छा प्रश्न था। अब हम लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समसम होते हैं। ये तो अभी थोड़ी देर पहले हमने कर दिया था। नेक्स्ट पेपर लेते हैं हम 2018 का। ये प्रश्न वापस इसी प्रकार का आ गया है, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था वो वाला। यदि दी गई आकृति में OP गुणा OQ बराबर है OR गुणा OS के, तो दर्शाइए कि कोण OPS ORQ के बराबर होगा और OQR बराबर होगा OSP के। तो काफ़ी आसान प्रश्न है ये भी, जो थोड़ी देर पहले किया था उसमें कुछ बिंदु वगैरह अलग थे, इसमें अलग है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया हुआ है
दिया हुआ है हमें ओ पी गुणा ओ क्यू बराबर है ओ आर गुणा ओ एस। सिद्ध करना है सिद्ध करना है कौन ओ पी एस जो है वो बराबर है ओ आर क्यू के, और ओ क्यू आर जो है बराबर है ओ एस पी के। तो ये देख लेते हैं इससे त्रिभुज के अंदर कहाँ आ रहा है ओ पी एस ये वाला जो कोण है वो हमें बराबर करना ओ आर क्यू के, ये इस वाले कोण के बराबर करना है। इसी प्रकार हमें ओ क्यू आर ये वाला जो कोण है इसको अलग कलर से कर लेते हैं। ओ क्यू जो आर है ये वाला कोण ये हमें बराबर करना ओ एस पी के, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों को समरूप करेंगे पहले। तो यहाँ लेते हैं उपपत्ति। तो जो दिया हुआ है उसको काम में लेते हैं पहले। तो दिया हुआ है हमें ओ पी गुणा ओ क्यू बराबर ओ आर गुणा ओ एस। तो इसको हम थोड़ा सा इधर उधर करके एडजस्ट करेंगे। तो क्या करेंगे अपन, जो ओ पी है ओ पी को यहीं रखेंगे और बट्टे में किसको लेके आएंगे, ओ एस को तो लेके आएंगे नहीं, क्योंकि ओ एस तो इसी त्रिभुज की भुजा है। तो अपन यहाँ लेके आएंगे ओ आर को। मतलब इस भुजा का इस भुजा से जो अनुपात है वो बराबर है ओ एस बटा ओ क्यू के। मतलब इस त्रिभुज की ओ एस और इसकी ओ क्यू के बराबर है। अब हम दोनों त्रिभुज लेते हैं यहाँ पे, त्रिभुज ओ पी एस व त्रिभुज ओ आर क्यू में, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसके अंदर बराबर है ओ पी बटा ओ आर बराबर है ओ एस बटा ओ क्यू, ये इनकी संगत भुजाओं का अनुपात है। इसके अलावा ये आपको जो कोण दिख रहे हैं ये लाल कलर से अभी मैंने किया है, ये इसके शीर्षाभिमुख कोण है। तो कोण पी ओ एस बराबर है कोण आर ओ क्यू के, और ये कैसे कोण है, ये है शीर्षाभिमुख कोण। सेम पिछला जो प्रश्न है उसी प्रकार का ये प्रश्न था। तो यहाँ पे नियम लगा SAS समरूपता नियम से, भुजा कोण भुजा समरूपता नियम से। मतलब दो संगत भुजाओं का अनुपात और उनके बीच का कोण क्या है, बराबर है। भुजाएं समानुपाती है, कोण बराबर है। तो त्रिभुज ओ पी एस जो है समरूप आ गया त्रिभुज ओ आर क्यू के, और समरूप आ गया इसका मतलब इनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण ओ पी एस जो है बराबर होगा ओ आर क्यू के, और कोण ओ एस पी बराबर होगा कोण ओ क्यू आर के। इति सिद्धम। तो काफ़ी आसान प्रश्न था ये, 3 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। इसके अंदर मेन चीज़ ये है इनकी संगत भुजाएं आपको देखनी पड़ेगी। अब हम लेते हैं अगला प्रश्न, 2018 का प्रश्न लेते हैं हम, सप्लीमेंट्री एग्जाम का प्रश्न है। एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबे वृक्ष की छाया की लंबाई 1 मीटर है। उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से समझिएगा, और ये इंपॉर्टेंट भी, इस बार हमारे सिलेबस में भी है ये। इसके लिए आप क्या करेंगे, एक अच्छा सा डायग्राम वगैरह बनाएंगे इसके अंदर। तो इस प्रकार से ये डायग्राम ध्यान रखें। तो ये मान लीजिए ए है और ये बी है, ठीक है, और ये सी है। तो ये ए बी यहाँ पे क्या मान रहा हूँ मैं, मीनार है, ठीक है। ये ए बी क्या है, मीनार है, और इसकी छाया कौन सी है, बी सी इसकी छाया है, ठीक है। और मीनार की छाया कितनी दी हुई है, 5 मीटर है। तो ये बी सी पूरी कितनी है, 5 मीटर है। और ये छाया यहाँ क्यों बनेगी, क्योंकि ये मान लो यहाँ ये सूर्य है, ठीक है। ये सूर्य का यहाँ प्रकाश पड़ेगा तो ये इसकी छाया बनेगी। और उसी समय लिखा हुआ, तो जिस समय ये छाया बन रही है उसी समय अपन को दूसरा इसके अंदर समतल पर क्या बनाना, वृक्ष बनाना है। तो ये मान ली उसी समय की बात हो रही थी, इसके अंदर भी बनाना आपको। ये ABC हो गया, यहाँ पे D और यहाँ लिख लेते हैं E। तो ये DE क्या है, ये वृक्ष है। वृक्ष की ऊंचाई है ना, ये कितनी 1.5 मीटर है, ठीक है। और इसकी जो छाया है वो 1 मीटर है। ये अब इसका डायग्राम हो गया, ठीक है। तो अब हमें ज्ञात करनी मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई अपन मान लेते हैं AB है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अपन, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई जो है वो है AB मीटर, ठीक है। अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे ना, ये कोण 90 होगा, क्योंकि एकदम मीनार सीधी खड़ी है और ये वृक्ष भी सीधा खड़ा है, ये कोण 90 हो जाएंगे। और ये इसमें क्या है, दोनों में कॉमन कोण है। पहले इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करना पड़ेगा। यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज
हाँ DEC में, तो इसके अंदर कोण बी और उसके अंदर कोण ई, ये दोनों कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। इसके अलावा कोण सी और कोण सी क्या है, बराबर है। ये बराबर क्यों है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है, दोनों के अंदर ये काम आ रहा है, उभयनिष्ठ कोण है। तो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गए, तो यहाँ लगेगा कोण कॉम समरूपता नियम से। अगर किसी त्रिभुज में दो कोण जो है बराबर हो जाते हैं संगत कोणों के, तो यहाँ कोण कोण समरूपता नियम लगता है और दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप। त्रिभुज ABC जो है वो समरूप आ गया त्रिभुज DEC के। और अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए यहाँ हम लिखेंगे, हाँ इसलिए लिख लेते हैं। तो त्रिभुज ABC की भुजा मैं ले रहा हूँ AB, तो DEC की कौन सी आएगी, DE आएगी। ABC की मैं ले रहा हूँ BC, तो उसकी कौन सी आएगी, EC। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। अब AB का मान, तो AB में तो क्या याद करना है, और DE है 1.5, BC है 5 और EC है 1, दूसरे गुना कर देते हैं। AB का 1 से गुना करेंगे AB, और 1.5 का गुना हो जाएगा 5 से, तो AB बराबर हो जाएगा 15 × 5 करेंगे तो 75, 7.5 मीटर। ये आ गई मीनार की ऊंचाई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, अच्छा प्रश्न है, 2 नंबर में आ सकता है। अब हम लेते हैं अगला प्रश्न। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। दी गई आकृति में QA और PB, AB पर क्या है, लंब है। लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण बना हुआ, यहाँ पर भी 90 और यहाँ पर भी 90। AB है 16 सेंटीमीटर, OQ है 5√13 सेंटीमीटर और OP है 3√13 सेंटीमीटर। AO और BO के मान ज्ञात कीजिए। AO और BO के मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो हमें दिया हुआ वो लिख लेते हैं। OP कितना है यहाँ पे, 3√13 सेंटीमीटर, और AB पूरी 16 सेंटीमीटर है। OQ हमारे पास है 5√13 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें AO और BO ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन यहाँ दोनों त्रिभुजों को समरूप करेंगे। तो त्रिभुज लेते हैं AOQ व त्रिभुज BOP में, इन दोनों में क्या क्या बराबर है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले इसका जो कोण A है और उस त्रिभुज का जो कोण B है वो क्या है, 90 डिग्री का है, बराबर है, क्योंकि ये QA और PB AB पर क्या है, लंब है। इसके अलावा ये जो कोण है ये शीर्ष अभिमुख कोण है यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे कोण AOQ बराबर है कोण BOP के बराबर है, और ये कैसा कोण है, शीर्ष अभिमुख कोण है यहाँ पे, तो इनको हम लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो गए तो कोण कोण समरूपता नियम लगेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कोण कोण समरूपता नियम से, समरूपता नियम से त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज जो AOQ है वो समरूप हो गया त्रिभुज BOP के। ठीक है, और अगर त्रिभुज समरूप हो गए इसका मतलब इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो मैं AOQ की जो भुजा ले रहा हूँ मैं वो ले रहा हूँ AO, और इसकी हम लेंगे AQ नहीं लेंगे, इसकी AO आई है तो उसकी आएगी BO। ठीक है, और AOQ की हम ले रहे हैं भुजा OQ, तो उसकी भुजा कौन सी आएगी, OP आएगी। यहाँ मैंने ना ये गलत लिख दिया था, OP दी हुई है ना, OP कितनी है, 3√3, यहाँ मैंने ये यहाँ लिख दिया है ना, इसको सही कर लेते हैं। OP का मान है ना ये 3√13 है, गलती से यहाँ लिख दिया था। अब देखिए इस त्रिभुज की मैंने कौन सी ली है, AO, इसकी कौन सी आई BO, और इस त्रिभुज की हमने ली है OQ, तो उसकी कौन सी आएगी OP। अब हम मान रख देते हैं, AO का मान हमें पता नहीं है और BO का मान भी पता नहीं है, तो मान लेते हैं अपन, माना AO बराबर x सेंटीमीटर है। ठीक है,
और ए बी हमें दी हुई थी 16 सेंटीमीटर। तो बी ओ कितनी रहेगी, बी ओ कैसे निकालेंगे, ए बी में से अपन ए ओ घटा देते हैं, ए बी में से ए ओ घटा देते हैं। तो ए बी कितनी 16 और ए ओ कितनी एक्स है, ये मान यहाँ रख देते हैं। तो ए ओ किसके बराबर है, एक्स के, बी ओ किसके बराबर है 16 माइनस एक्स के, बराबर ओ क्यू। ओ क्यू का मान हमारे पास है 5√13 और ओ पी का मान है वो है 3√13। √13 से √13 कैंसिल हो जाएगा, एक्स बटे 16 माइनस एक्स बराबर में आ गया 5/3। वज्र गुणा करेंगे तो 3x बराबर 5 का 16 से गुणा करेंगे, 16 इंटू 5 80 माइनस का 5x, माइनस का 5x इधर आके हो जाएगा प्लस का 5x बराबर में है 80। 3x में 5x जोड़ेंगे तो 8x बराबर में 80। अब 8 जाएगा भाग में, 80 में हम भाग देंगे 8 का, तो x बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसलिए ए ओ जिसको हमने x माना था वो कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, और बी ओ कितना आ जाएगा 16 में से 10 घटा दीजिए 6 सेंटीमीटर। तो ये इस प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रश्न को भी ध्यान से आप समझ ले, अच्छा प्रश्न था ये भी, बस आपको ध्यान रखना है, इसको समरूप करना पड़ेगा पहले ताकि इनकी संगत भुजा का अनुपात क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अगला प्रश्न है, अब देखिए इसके अंदर हम बाकी के प्रश्न है ना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो लगभग 1 घंटे का हो गया। तो नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन है बाकी वाले हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।